हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था पीएसआईआर के पेपर 1 का सेक्शन 1, जहाँ पे बेसिकली हमें फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ना होता है। हमने एक सीक्वेंस डिस्कस किया था कि किस सीक्वेंस में ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ताकि ये होलिस्टिकली हम कवर कर सकें। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी शुरुआत पहले फ़िलासफ़र के साथ करेंगे जिनका नाम है प्लेटो। हम 2 वीडियोज़ में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते करते होपफुली सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं प्लेटो के साथ। देखो प्लेटो, पहले मैं लिख देता हूँ सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। तो जो थॉट सॉक्रेट्स का होगा वो हमें प्लेटो में भी दिखता है और जो प्लेटो की विजन है वो हमें एरिस्टोटल में ही दिखती है। एक कंटिन्यूटी है इनके थॉट में। ठीक है, तो थोड़ा पहले प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो एंशियंट एथेंस में इनका जन्म हुआ था 428 बीसी के अराउंड। ठीक है, और ये स्टूडेंट थे सॉक्रेट्स के और ये टीचर थे एरिस्टोटल के। ठीक है, तो प्लेटो जो थे वो एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे। एरिस्टोक्रेट फैमिली वो थी जो जो रूलिंग क्लास थी, जो रूलिंग एलीट थी एक ज़माने में, जो एथेंस को रूल कर रही थी। सो यू कैन से डैट कि प्लेटो वॉज फ्रॉम हाई बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बट जिस टाइम प्लेटो थे एथेंस में, उस टाइम अरिस्टोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी वहाँ पे। अब डेमोक्रेसी में होता क्या था कि एक अथॉरिटी थी जिसे किंग बोला जाता था उस टाइम, और वो अथॉरिटी डिसीजन लेती थी मशवरे के साथ विद द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। बट इन कॉमन पीपल में सब नहीं आते थे, इनमें आते थे ओनली फ्री मैन, बस। ना ही वुमेन्स अलाउड थे यहाँ पे, ना ही स्लेव्स अलाउड थे यहाँ पे, और ना ही ओल्ड कोई अलाउड था यहाँ पे। ठीक है, तो यंग फ्री मैन ही थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में। आपस में डिस्कशन होती थी, डिसीजन मेकिंग होती थी, उसी हिसाब से एक एथेंस की फंक्शनिंग होती थी। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो प्लेटो की ज़िंदगी में हुआ वो थे जब इनके गुरु सॉक्रेट्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई। उनको जहर का प्याला पिला के मार दिया गया। अब रीज़न सिंपल सा ये था कि जो सॉक्रेट्स थे ही वॉज एंटी डेमोक्रेसी। इसको आज की डेमोक्रेसी के हिसाब से मत देखना, उस टाइम की डेमोक्रेसी के हिसाब से देखना। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा भी कि वो एंटी डेमोक्रेसी क्यों थे। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये समझे कि ही वॉज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ऑफ दैट टाइम ऑफ एथेंस। ठीक है, तो जब उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया और आम यूथ को मोटिवेट किया कि आप भी अथॉरिटी को चैलेंज करो, इनको इनकी वर्किंग में क्वेश्चनिंग करो, तो रिटेलिएशन तो आनी थी। तो जब रिटेलिएशन आई तो उन्होंने सॉक्रेट्स को डेथ पेनल्टी दे दी। अब सॉक्रेट्स उस ज़माने के बहुत ही महान इंसान थे, बल्कि उनकी फ़िलॉसफी वेल नोन थी और वो ग्रेट अमंग ग्रेट फिलोसफर ऑफ एथेंस जाने जाते थे। बट जब इन्होंने देखा कि ये कौन सी स्टेट हुई जो मेजॉरिटी डिसीजन पे किसी महान इंसान को मार भी सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस हुआ प्लेटो पे। फिर जो सॉक्रेट्स का थॉट था वो प्लेटो लेके चले आगे। ठीक है, ताकि सॉक्रेट्स की विजन ऑफ सोसाइटी और विजन ऑफ आइडल स्टेट वो आगे परपुचुएट कर सकें टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सो द मेन इम्पैक्ट ऑन प्लेटोज लाइफ वॉज द डेथ ऑफ सॉक्रेट्स। तो इनका एंटायर पॉलिटिकल थॉट इसी में था कि एक आइडियल स्टेट कैसे बनाई जाए, एक आइडियल स्टेट कैसे बनाई जाए जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे असल जस्टिस हो। ठीक है, और ये जो इस पूरे नोशन में जो उन्होंने थ्योरीज दी है ना, वो आइडलिज्म पे है। आइडलिज्म पे है मतलब कि वो इट इज़ हार्ड टू से डैट इट कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। बड़ा मुश्किल है कि जो प्लेटोज की थ्योरी थी वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हों। वो हम आगे पढ़ेंगे भी, जब हम आगे आगे इनकी वेरियस थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो हमें लगेगा यार ये बातें तो अच्छी हैं बट क्या ये प्रैक्टिकल हैं। हम बोलेंगे एक टाइम पे आकर कि शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कि इनकी थ्योरीज तो हैं
बट वो आइडियलिज्म में है, प्रैग्मेटिज्म में नहीं है। तो इसीलिए हम इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। जब हम एरिस्टोटल जी को पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उनकी थ्योरी प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है। ठीक, तो प्लेटो हमारे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं। अब हम चलते हैं अगले तरफ। सोक्रेट्स का इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो, ये मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई। सबसे पहले सोक्रेट्स ने चैलेंज किया वर्किंग ऑफ एथेंस। ठीक है, बेसिकली अथॉरिटी को चैलेंज किया। जब सोक्रेट ने चैलेंज किया, अथॉरिटी ने उनको डेथ पेनल्टी दे दी। जब डेथ पेनल्टी दे दी तो ये इम्पैक्ट कर गया प्लेटो को बहुत ज़्यादा। अब असल मसला क्या था? असल मसला था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वॉज द बिगेस्ट इशू। ठीक है, देखो रीज़न क्या है। एक आम सोसाइटी में ईमानदार की गिनती कम होगी, खुदगर्ज इंसानों की गिनती ज़्यादा होगी। ये फैक्ट है। ठीक है, अगर सारे ही अच्छे होते तो आज बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है शायद नहीं होती। दिस शोज डैट कि अच्छे लोगों की गिनती कम है और बुरे लोगों की गिनती ज़्यादा है। उसके अलावा पढ़े लिखों की गिनती कम है, कम पढ़े लिखे या जाहिल अनपढ़ों की गिनती ज़्यादा है। तो सॉक्रेट्स का सिर्फ सिंपल सा थॉट था, जब आप हर एक बंदे को एक वैल्यू दे रहे हो, हर एक बंदे को एक वैल्यू दे रहे हो, यानी कि पढ़े लिखे की भी एक वैल्यू है, अनपढ़ की भी एक वैल्यू है, ईमानदार की भी एक वैल्यू है और खुदगर्ज इंसान की भी एक वैल्यू है। तो फिर जो डिसीजन मेकिंग अगर आप मेजोरिटी पे कर रहे हो, तो फिर मेजोरिटी तो अनपढ़ों की और खुदगर्जों की ज़्यादा है, तो फिर वो जस्टिफाइड कैसे हो जाएगा वो एक्ट? हमेशा जो ईमानदार होंगे या अच्छे इंसान होंगे वो कम गिनती में होंगे, और उनकी तो पॉपुलेशन को मैच कर ही नहीं पाएगी। तो जो भी डिसीजन स्टेट का होगा वो इन्हीं लोगों के बेस पे होगा जो खुदगर्ज होंगे, तो वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एक सिंपल सा रीज़न और देख लीजिए। जैसे सॉक्रेट्स बोलते थे कि अगर ट्रेंड डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। सिमिलरली एक सेलर बोट चला रहा है, तब भी हम खुश हैं कि भाई ठीक है, ट्रेंड सेलर है, बोट चला रहा है। बट जब हम पॉलिटिक्स की बात आती है तब हम क्यों बोलते हैं कि पावर को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीपल को दे दो, जो पीपल की डिसीजन होगी वही हमारी डिसीजन होगी, जबकि पीपल तो ट्रेन है ही नहीं पॉलिटिक्स में। पीपल्स आर नॉट ट्रेन। ठीक है ना, पीपल तो ट्रेन है ही नहीं पॉलिटिक्स में, तो फिर हम स्टेट की डिसीजन मेकिंग पीपल पे क्यों छोड़ रहे हैं? देखो, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये इन फिलोसफर की थिंकिंग है, आप इनको मेरे नज़रिए से मत देखना। ठीक है, मेरा बस इतना सा काम है, जो इन्होंने सोचा, जो उनके विचार थे, वो मैं आपके सामने रख पाऊँ। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और बोली कि अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसकी ऑरेटरी स्किल्स अच्छी हों, जिसको बोलने का ढंग आता है, वो तो मज़े से पावर कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अभी भी हम देखते हैं ना कई लीडर्स हैं जिनकी सिर्फ बोलने का ढंग अच्छा है और मास को वो बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनकम्पिटेंट पीपल कैप्चर पावर बाय ऑरेटरी स्किल्स। तो जब वो इनकम्पिटेंट इंसान अगर कंट्री या स्टेट को चला रहा होगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक जस्टिफाइड सोसाइटी होगी या वो अपनी काबिलियत पे वहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा एक इशू और भी था कि जब भी किंग की वर्किंग पे सवाल उठाए जाते थे तो बोला जाता था कि यार अपोजिंग किंग इज इक्वल्स टू अपोजिंग गॉड, डिविनिटी ऑफ किंगशिप, डिविनिटी ऑफ किंगशिप। कि अगर आप किंग को अपोज कर रहे हो मतलब आप गॉड को अपोज कर रहे हो, क्योंकि गॉड ने ही राजे को यहाँ पे भेजा है। तो ये उस टाइम का एक बड़ा प्रोमिनेंट थॉट था। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी है, जो हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन पढ़ेंगे तब भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इरेशनल सी चीज़ थी और ये सॉक्रेट्स जानते थे कि ये बहुत इरेशनल चीज़ है, कि हम तो एक इंसान की नाकाबिलियत पे सवाल जब उठा रहे हैं तो उसको वैसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भाई आप इसको सवाल पूछ रहे हो तो आप खुदा को या रब को सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थे सॉक्रेट्स के अपोज करने में, और यही चीज़ें एंड में इनकलकेट हुई प्लेटो में। तो प्लेटो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। उसके बाद जब प्लेटो ने जब अपना थॉट दिया, प्लेटो ने 2 बुक्स लिखी हैं, एक है रिपब्लिक और दूसरी है लॉस। ये 2 बुक्स हैं प्लेटो की।
फिर जब इन्होंने सॉक्रेट्स को थॉट को इमोर्टल करने की कोशिश की तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि सॉक्रेट एज अ करेक्टर लिखा वहाँ पे, सॉक्रेट्स को एज अ करेक्टर लिखा अपनी बुक पे। मैं बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या था। ये जो रिपब्लिक बुक लिखी गई है, लॉज बुक लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, ये एक थॉट यहाँ पे उठाते थे, सपोज जस्टिस का थॉट हुआ, फिर 2-3 करेक्टर होते थे इसमें, एक आदमी, ये दूसरा आदमी, ये तीसरा आदमी, फिर ये आपस में बहस करते थे इसके रिलेटेड, ये बोलता जस्टिस दिस, ये बोलता जस्टिस दिस, ये बोलता जस्टिस दिस। फिर आपस की बहस है जो इनका फाइनल या एक कंसेंट बेस्ड जो कंक्लूजन निकलता था वो माना जाता था इज़ अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो उनमें से इन्होंने एक करेक्टर को क्या रखा, सॉक्रेट्स रखा, ताकि जो सॉक्रेट्स का थॉट है वो अमर हो सके। ये तो इनके बुक्स में सॉक्रेट एज अ करेक्टर भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने क्या किया कि जो इनका मेथड था किसी चीज़ को समझाने का वो था थ्रू डायलॉग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक इंसान बोलेगा कि ये चीज़, ये चेयर है, दूसरा बोलेगा नहीं ये बेड है। ठीक है, तो इनके जो बहस से जो तीसरी चीज़ निकलेगी वो होगी हमारी बेटर वर्जन ऑफ बोथ। ठीक है, तो इसी मेथड को हम डायलैक्टिक्स भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो डायलैक्टिक्स की शुरुआत बेसिकली सॉक्रेट्स के टाइम से शुरू हुई थी, उसके बाद प्लेटो ने यूज़ किया। जब हम मॉडर्न थॉट में आएंगे तो इसका यूज़ हेगल ने भी किया है और मार्क्स ने भी किया है। ठीक है, तो किसी की टू अपोजिट फोर्सेज या किसी की बहस से, किसी के डायलॉग से जो हम एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं वो बेटर होता है इन दोनों के वर्जन से, इन दोनों की पॉजिटिविटी इस चीज़ में आ जाती है। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे जब हम मार्क्स या हेगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सॉक्रेट्स, ये प्लेटो का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बोर्न इन ग्रीक नॉट बारबेरियन। जो ग्रीक्स होते थे ना वो आउटसाइडर्स को हमेशा बारबेरियन कहते थे। ठीक है, फ्री मैन नॉट स्लेव, मैन नॉट वुमन, अबव ऑल आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेट्स। तो ये दिखाता है कि सॉक्रेट्स का कितना इन्फ्लुएंस था प्लेटो के थॉट में। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्लेटो की पहली थ्योरी से, जिसे हम बोलते हैं एलोगेरी ऑफ केव्स। प्लेटो एक स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं, वो स्टोरी मैंने इस पिक्चर में दिखाई है तो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। कहते हैं एक गुफा है, उस गुफा में कई लोग चेन्ड डाउन है, देखिए उस जंजीरों से बंधे हुए हैं ये लोग। इनके सामने सिर्फ एक मशाल जल रही है और जो केव के बाहर चीज़ें हो रही हैं और वो बेसिकली उसकी रिफ्लेक्शन ये दीवार पे देख रहे हैं। अब ये तो लोग हैं, अब इनको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ इनके सामने सिर्फ यही विजन है, ये दीवार। तो ये सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे है, जहाँ जो ये रिफ्लेक्शन है वो रियलिटी है, इनके लिए तो यही रियलिटी है ना। उनको क्या दिख रहा है कि क्या है बाहर क्या नहीं, तो इनके लिए ये रिफ्लेक्शन इज़ रियलिटी। बट प्लेटो कहते हैं कि शैडो इज़ नॉट द रियलिटी, ये जो आप शैडो देख रहे हो ये रियलिटी नहीं है, ये जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी है, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट रियलिटी। देखो इसका मैं इम्प्लिसिट मीनिंग आपको बताता हूँ, पहले आप स्टोरी समझ लीजिए। ठीक है, कुछ लोग हैं वो चेन डाउन हैं, उनके विजन में सिर्फ एक दीवार है जहाँ पे वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं बाहरली चीज़ों की, और इस मशाल की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन को दिख रही है, जिनको ये समझते हैं कि ये रियलिटी है। बट प्लेटो कहते हैं दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ शैडो ऑफ रियलिटी, नॉट द एग्जैक्ट रियलिटी। ठीक, अब देखो क्या, इसको ऐसे समझो कि केव एक इग्नोरेंस है, केव इज़ लाइक इग्नोरेंस, और ये जो शैडो है या ये जो थोड़ी सी रोशनी है जिसकी वजह से शैडो पड़ रही है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, क्योंकि इनको बाहर का तो पता ही नहीं है। ठीक है, जो लोग इग्नोरेंस में बैठे हैं उनके लिए ये जो चीज़ है रियलिटी, ये है इनकम्प्लीट नॉलेज। ठीक है, और प्लेटो कहते हैं जिसको कंप्लीट नॉलेज चाहिए उसको अपनी ये बॉन्ड से ब्रेक फ्री होके बाहर जाना पड़ेगा, तभी वो रियलिटी देख पाएगा। अब बॉन्ड से, केव से बाहर जाके मतलब कि एनलाइटनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जब वो एनलाइटनमेंट होगा, अपने आप को रैशनलाइज करेगा, तभी वो एग्जैक्ट रियलिटी देख पाएगा। ठीक है, तभी वो ट्रू रियलिटी देख पाएगा। इसको सिंपल से देखो, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सोशल मीडिया में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको हम जाने अनजाने में सच मान लेते हैं, बट क्या वो सच्चाई होती है? नहीं। जब हम डिटेल एनालिसिस किसी चीज़ के बारे में करते हैं तभी हमें एग्जैक्ट सच्चाई के बारे में पता लगता है। एक इसकी प्राइम एग्जांपल है कि
एक मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने एक अपनी किताब में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि गजनी वॉज जस्ट एन इन्वेडर, महमूद गजनी वॉज जस्ट एन इन्वेडर। बट बाद में किसी ने ये फैक्ट चेक करके बताया कि नहीं, जब किताब खोली जो पेज उसने बताया था तो उसका मीनिंग कुछ और था। वो उसने टिल्ट करके या मोल्ड करके अपने एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए बात कही थी, ठीक है। बट अगर हम वही चीज़ मान लेते और हम में से हज़ारों लाखों लोगों ने ये चीज़ मानी होगी तो हम इग्नोरेंस के डैन में बैठ के इनकम्प्लीट रियलिटी को असलियत समझ रहे हैं। बट जो इंसान ने गया बाहर, मतलब कि जिसने किताब वो ढूंढी, वो किताब में वो पेज पर खोला, वो पूरी किताब पढ़ी, फिर उसको एग्जैक्ट रियलिटी के बारे में पता चला और फिर वो बोल रहा है कि जो आप देख रहे हो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट रियलिटी, जस्ट एन शैडो ऑफ रियलिटी, ठीक है। रियल वर्ल्ड अवेट्स दैम ओनली इफ दे आर विलिंग टू स्ट्रगल फ्री ऑफ देयर बॉन्ड्स। तो ये है सिंपल सी हमारी एलोगेरी ऑफ केव्स। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उन्होंने अगली थ्योरी में बताई है, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है 10 मार्कर में, 10 मार्कर का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अब देखो थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या, देखो प्लेटो कहते हैं वो उसी अब एलोगेरी ऑफ केव से ही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स निकली है, तो अब वो थॉट यहाँ तक लेके जाना, ठीक है। रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, RSI, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया, आइडिया इज रियल। कि जो हम रियलिटी समझते हैं वो जस्ट एक शैडो ऑफ आइडिया है। पहले मैं समझा देता हूँ क्या, मतलब कि लिटरली क्या बोलना चाहता है, फिर इसको हम इम्प्लिसिटली एक बार एनालाइज करेंगे। प्लेटो कहते हैं कि आइडिया इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जो आइडिया हमारे जहन में है वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। आइडिया इज परमानेंट, वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड इज टेम्पररी इमेज ऑफ आइडिया। जो फिजिकल वर्ल्ड हम देख रहे हैं ये टेम्पररी इमेज है आइडिया, जिसको पीपल मिस्टेकनली रियलिटी समझ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट इज जस्ट अ शैडो ऑफ रियलिटी एज पोस्टुलेटेड इन एलोगेरी ऑफ केव्स। अब देखो क्या हमारे दिमाग में एक ब्यूटी की है एक इमेज, अगर हम बोलें कि एक लड़की ब्यूटीफुल है तो हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज होगी कि वो कौन से रंग की होगी, है ना, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका मतलब कि फेशियल फॉर्म कैसे होगी, ठीक है। तो वो हमारे जहन में है, तो वो है हमारा आइडिया। अगर हम अब फिजिकल वर्ल्ड में किसी को देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं यार ये लड़की खूबसूरत है या ये लड़की खूबसूरत कम है, तो वो बेसिकली उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आइडिया हमारे दिमाग में है, वो परमानेंट थॉट है। जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो टेम्पररी है, वो चेंज होता रहेगा। कोई इंसान कम खूबसूरत होगा, कोई ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। एक कुर्सी की इमेज है हमारे दिमाग में, ठीक है, उसकी 4 टांगें होंगी, उसमें बैठने की जगह होगी, सो एंड सो, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें, कोई लकड़ी की कुर्सी है, कोई सोफ़ा जैसा है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी है, बट हम इस कुर्सी को कुर्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आइडियल कुर्सी की इमेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, उसी से कंपेयर हम कर रहे हैं कि भाई ये कुर्सी है ना। कुछ कुर्सी की तो हो सकता है टांगे ना हो, ऐसे बैठने वाली हो, बैठने की जगह हो। ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि एक परफेक्शन और एक परफेक्ट कॉपी हमारे दिमाग में हर चीज़ की है। तो यही प्लेटो बोलना चाहते हैं कि जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट आइडिया विच इज़ देयर इन आवर माइंड्स। ओके, तो उन्होंने ये थ्योरी समझा के एक रूलर को बोला है कि ये जो पावर, वेल्थ, ग्लोरी, इनके पीछे तुम जा रहे हो ये टेम्पररी चीज़ें हैं, तुम्हें परमानेंट आइडियाज़ के पीछे जाना चाहिए, जो है वर्च्यू, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी। इन चीज़ों के पीछे एक रूलर को या एक किंग को जाना चाहिए जो परमानेंट है, ना कि जो टेम्पररी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, इसको समझने में बड़ा टाइम लगता है, होपफुली मैं आपको समझाने पे कामयाब हुआ हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा, और अगर नहीं हुआ तो वी विल अरेंज समथिंग, एक लेक्चर भी हम पर्सनलाइज लेक्चर भी हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है प्लेटो की आइडियल स्टेट। प्लेटो की जैसे विजन थी कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए,
उस आइडियल स्टेट के लिए प्लेटो ने बहुत सारी थ्योरी दी कि उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए। उसमें से एक थ्योरी थी डिवीजन बेस्ड ऑन नेचुरल ट्रेट। देखो, प्लेटो का मानना था कि एक इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं: डिज़ायर, पैशन, रीज़न। ठीक है, ये 3 क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होती हैं। बट प्लेटो कहते हैं कि ये 3 क्वालिटीज़ इक्वल अमाउंट में नहीं होती। इनमें से एक क्वालिटी डोमिनेटेड होती है, जो डोमिनेट करती है इंसान को। ठीक है, तो प्लेटो का मानना था कि अगर इंसान में डिज़ायर की क्वालिटी डोमिनेट करती है तो उसको ट्रेडर बनना चाहिए, उसको कमर्स करना चाहिए। कमर्स करे, एग्रीकल्चर में जाए, जो मर्जी करे, क्योंकि उसमें डिज़ायर है, एपिटाइट है। उसमें एपिटाइट डोमिनेट है तो वो ज़्यादा कमाएगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, ज़्यादा स्टेट को रेवेन्यू आएगा, तो स्टेट का ही फ़ायदा अगर वो इस हिसाब से चले। सिमिलरली प्लेटो ने कहा कि अगर किसी इंसान में पैशन या स्पिरिट ज़्यादा है तो उसको वॉरियर बनना चाहिए, क्योंकि स्पिरिटेड या पैशनेटेड इंसान अगर वॉरियर बनेगा तो वो अपना पर्सनल ग्रीड एक तरफ रख के स्टेट के लिए लड़ के मर मिटने को तैयार हो जाएगा और स्टेट को बेहतर तरीके से डोमिनेट करेगा। थर्ड, अगर इंसान में रीजनिंग या बोले कि फिलॉसफी या रीजनिंग के ट्रेट डोमिनेट हैं तो उसी इंसान को आके रूलर बनना चाहिए। तो डिवीजन होगी सोसाइटी की, डिवीजन होगी सोसाइटी की 3 क्लासेस में, और 3 क्लासेस को अपने अपने रोल दे दिए गए। ठीक है, कि अगर तुम में डिज़ायर है तुम ट्रेडर बनोगे, तुम में पैशन है तुम्हें वॉरियर बनना चाहिए। अगर तुम में रीज़न है, ओनली तुम में अगर रीज़न है, तुम में अगर रैशनैलिटी है, तुमने पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से की है, तभी तुम रूलर बनने के कामयाब हो। अगर ऐसा रूलर जिसको प्लेटो ने कहा फिलोसोफर किंग, अगर तुम फिलोसोफर किंग हो तभी तुम स्टेट को अच्छे से रन कर पाओगे और तभी वो स्टेट फ्लोरिश करेगी। तो ये है प्लेटो की नेचुरल ट्रेट। और प्लेटो ने कहा है कि जस्टिस क्या है? कहते हैं जस्टिस वही है जो अगर हर कोई अपने नेचुरल ट्रेट के हिसाब से काम करे। जस्टिस इज परफॉर्मिंग एज पर नेचुरल ट्रेट, सिंपल सी लाइन। ठीक, और ये विल डुरेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कि इन प्लेटोज परफेक्ट स्टेट द इंडस्ट्रियल फोर्सेस प्रोड्यूस बट नॉट रूल। ठीक है, मतलब कि ये ट्रेडर्स प्रोड्यूस करेंगे बट रूल नहीं करेंगे। द मिलिट्री फोर्सेज विल प्रोटेक्ट बट नॉट रूल। मिलिट्री फोर्सेज प्रोटेक्ट करेगी बट रूल नहीं करेगी। मतलब नो स्कोप ऑफ फासिस्ट और यू कैन से दैट मिलिट्री रजीम, कोई स्कोप नहीं है इनकी स्टेट में। थर्ड, द फोर्सेज ऑफ नॉलेज वुड बी नरिश्ड एंड दे विल रूल। ठीक है, जो फोर्सेज ऑफ नॉलेज होगी वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगी, वो नरिश्ड भी रहेंगी। उनको दोनों चीज़ें उनको ये वाली क्लासेस देंगी और उनका एक ही काम होगा, रूल। देखो, अगर देखा जाए ना, ये है आइडियलिज्म है। मैंने आपको कहा था कि ये प्रैग्मेटिज्म नहीं है। सोसाइटी को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 चीज़ों में, और कैसे हम ये ट्रेड को मतलब कि ट्रेड पता कर सकते हैं कि कौन से इंसान में कौन सा ट्रेड डोमिनेट है। बट स्टिल प्लेटो की विजन थी आइडियल स्टेट की, और आइडियल स्टेट पे जाने के लिए जो प्लेटो ने कहा वो वेरी मच रेलिवेंट था। द विजन ऑफ सोसाइटी, अगर वो कहते हैं ना हम कि भाई आप काम वो करो जिस काम में आपको मज़ा आता है, अगर जिस काम में आपको मज़ा नहीं है तो आप कर भी रहे होगे तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। सिंपल लॉजिक प्लेटो का ही था। ठीक, तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आगे चलते हैं। जो मोस्ट रेडिकल व्यू था प्लेटो का, जिसके वजह से इनको बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, वो था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। देखो, प्लेटो ने कहा, जो मैंने 3 चीज़ें डिवाइड की, सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक होगी रूलर क्लास, दूसरी होगी वॉरियर क्लास, और तीसरी होगी प्रोड्यूसर क्लास। प्लेटो वॉज ऑफ व्यू डैट कि ये जो टॉप की 2 क्लासेस है ना, दे एक्यूमुलेट मोर देन रिक्वायरमेंट। ये कितनी सच बात है ना। अगर आप देखो पाकिस्तान में देखो तो वो जो मिलिट्री एलीट है उनकी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये हैं वो है ना। सिमिलरली पूरे साउथ एशिया में और आई वुड से पूरे वर्ल्ड में जो रूलिंग क्लास है, जो पॉलिटिकल एलीट है, उनके पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। द सिंपल रीज़न इज़ डैट कि प्लेटो ने कहा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास स्टेट रिसोर्सेज हैं, तो इनके पास हर बार ज़रूरत से ज़्यादा होगा।
तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए प्लेटो ने कहा कि पहली टू क्लासेज यानी कि रूलर क्लास और वॉरियर क्लास विल नॉट हैव एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी इनके पास। रेडिकल व्यू उस टाइम का, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो थर्ड क्लास होगी, जो हमारी ट्रेडर क्लास है, ट्रेडर क्लास प्रॉपर्टी ओन करेगी, और ये जो रूलर और वॉरियर क्लास है ये इनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बट दे विल नॉट बी दी ओनर्स। सिंपल थॉट ये था कि जो प्रॉपर्टी है ये करप्शन का सोर्स है, प्रॉपर्टी ब्रीड्स करप्शन। और जब बंदा एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, जिसका फोकस प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन पे होगा, तो वो स्टेट के वेलफेयर के लिए क्या सोचेगा, ठीक है। तो ट्रेडर क्लास को प्रॉपर्टी इसलिए दी गई क्योंकि ट्रेडर क्लास जब तक कुछ ओन करेगी नहीं तो वो डिज़ायर, देखो उसकी डोमिनेट ट्रेड उसका डिज़ायर है, जब वो डिज़ायर करेगा, चीज़ें ओन करेगा, तभी वो प्रोड्यूस कर पाएगा, तभी वो टैक्स के फॉर्म पे स्टेट को वापस दे पाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर क्लास को तो सब कुछ जायज़ है, बट पहले दो क्लास के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और वो जो होगा वो इन जो प्रोड्यूसर क्लास की जो प्रॉपर्टी होगी उसको वो यूज़ कर सकते हैं, जिसे हमने कहा है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो दूसरा थॉट था कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, अब प्लेटो ने कहा था प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट फैमिली है वो भी तो एक डाइवर्जन क्रिएट करती है। मतलब वो कहते हैं ना, इंसान कमाता किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है। प्लेटो ने कहा कि पहली जो दो क्लासें हैं, रूलर क्लास एंड वॉरियर क्लास, इनकी प्राइवेट फैमिली भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने फैमिली रख ली तो इनका सोल फोकस स्टेट ना होकर के अपनी फैमिली हो जाएगी, इनका पूरा फोकस अपनी फैमिली की तरफ हो जाएगा। फिर अगेन अगर इनका फोकस फैमिली की तरफ है तो ये हर वो प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी सहूलत या अच्छी से अच्छी चीज़ें दिलवा सकें जिसमें स्टेट की भलाई नहीं होगी, ठीक। तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स भी है, बट किसके लिए, ओनली फर्स्ट टू क्लासेस। अब देखो बंदा बोलेगा अगर फैमिली नहीं है, अगर फैमिली रखने से मना किया प्लेटो ने, तो फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, जनरेशन्स आगे कैसे बढ़ेंगी। प्लेटो ने फैमिली रखने से मना किया है, रिलेशन रखने से मना नहीं किया। बल्कि ऑल मैन एंड वुमन आर अलाउड टू इंटरेक्ट फ्रीली, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, बट पहली दो क्लासेस के, ठीक है, आप मल्टीपल पार्टनर्स रखें, आप फ्रीली इंटरेक्ट करें। और जो बच्चे होंगे आपके इंटरेक्शन से, उनको पता नहीं होगा उनका पेरेंट्स कौन है, ठीक है ना, बच्चों को क्या पता होगा पेरेंट्स कौन है। सिमिलरली पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि बच्चे कौन सा उनका है। तो जो बच्चे पैदा भी होंगे वो स्टेट इज़ द कॉमन पेरेंट फॉर एवरीवन, तो उनकी एलिजियंस स्टेट की होगी, क्योंकि स्टेट एज अ पेरेंटल स्टेट सारे बच्चों का ध्यान रखेगी। तो उनके लिए कोई प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा, ना प्राइवेट फैमिली, ना कुछ ना कहाँ। जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट होंगे, स्टेट विल बी द कॉमन पेरेंट फॉर एवरीवन। सो द एवरी बिट ऑफ एलिजेंस विल बी टूवर्ड्स द स्टेट, नॉट टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। देखो है रेडिकल थॉट है, लेकिन अगर देखा जाए कि बात तो सही है ना। ये प्रॉपर्टी और फैमिली, यही दोनों चीज़ों के पीछे तो यहाँ पे करप्शन का मेन सोर्स है। अगर यही ना हो तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। इसी थॉट पे प्रोफेसर मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो इज़ फर्स्ट कम्युनिस्ट, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आंसर्स में होने चाहिए ये चीज़ें, ये जो कमेंट्री है ये आपके आंसर्स में होनी चाहिए, तभी आपके आंसर को ये सब्सटेंशिएट कर पाएंगी, ठीक है। तो ये था इनका विजन, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब देखो प्लेटो ने तो बता दिए तीन चीज़ें कि रूलर क्लास, वर्किंग क्लास और वॉरियर क्लास, ये तीन क्लासों में सोसाइटी डिवाइड होगी। बट ये क्लास कैसे डिटरमाइन होगी, या इनमें कौन से बच्चे में कौन सा ट्रेट डोमिनेट है, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो उन्होंने एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है टू आइडेंटिफाई द डोमिनेट ट्रेट। सबसे पहले देखो एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी की, कंपलसरी फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमन। अब बोलोगे यार इंक्लूडिंग वुमन तो इट्स ऑब्वियस, नो इट इज़ नॉट ऑब्वियस। ये एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है। वुमेंस को 18th सेंचुरी तक कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, ये 18th सेंचुरी AD की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो BC की बात हो रही है, ठीक है। तो एजुकेशन वॉज फॉर ऑल और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेंस थी। अब एजुकेशन सिस्टम देखिए ज़रा इसका।
पहले 10 साल में क्या था, पहले 10 साल जो बच्चों के हो गए वो फिजिकल और गुड हेल्थ के लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 10 to 15 ईयर म्यूज़िक ऐड किया जाएगा फॉर द स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस। 15 to 20 ईयर्स मैथ, हिस्ट्री, साइंस और मॉरल एजुकेशन दी जाएगी। जैसे ही 20 साल का बच्चा हो जाएगा तो फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी। अब फर्स्ट स्क्रीनिंग में क्या होगा, एक टेस्ट दिया जाएगा, जो टेस्ट में पास होगा वो नेक्स्ट लेवल चल जाएगा, जो फेल हो जाएगा वो सीधा ट्रेडर क्लास में चल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे वहाँ से फेल हो जाएंगे वो उनकी क्लास डिसाइड कर दी जाएगी कि वो हमारी वर्किंग क्लास में चल जाएंगे या ट्रेडिंग क्लास में चल जाएंगे। फिर 20 से 30 ईयर तक अगेन एडवांस मोरल मेंटल फिजिकल ट्रेनिंग होगी। 30 ईयर में अगेन टेस्ट होगा, जब 30 साल के बच्चे हो जाएंगे, बच्चे तो रहेंगे नहीं ऑब्वियसली, 30 साल के बाद जब इंसान हो जाएगा तो वो उसके फिर टेस्ट होगा और बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट वो दोबारा ट्रेडर और वर्किंग वॉरियर क्लास में चले जाएंगे। जो पास होगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जो फेल होगा बेस्ड अपॉन देयर पैरामीटर्स वो वर्किंग और वॉरियर क्लास में चले जाएंगे सोसाइटी में। ये जो फेल होगा यहाँ से जो वो सोसाइटी में मलाइन हो जाएगा और जो नहीं होगा वो अगले लेवल तक जाएगा। फिर 30 से 35 साल वो फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिर 35 से 40 साल वो एसिमुलेट होंगे नॉर्मल लाइफ में, ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएँ कि स्टेट कैसे वर्क कर रही है, लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए 15 साल स्टेट में रहेंगे, मतलब कि पीपल के साथ नॉर्मल लाइफ रहेंगे। फिर जो 50th ईयर में होगी हमारी फाइनल असेसमेंट, जो इसमें फेल हो जाएगा अगेन दे विल गो टू दी वर्किंग एंड वॉरियर क्लास, और जो फाइनली इसमें से पास होगा दिस विल बी द फाइनल टेस्ट टू बिकम अ रूलर। आप देख रहे हो कितना हॉलिस्टिक प्लान था इसका, कि अगर इंसान को किंग बनना है तो उसको 50 साल की तपस्या और यू कैन से 50 साल की एजुकेशन ग्रहण करनी है, तभी तो वो कहता है कि फिलोसोफर किंग बनेगा, जो 50 साल पढ़ के जो इंसान इतनी काबिलियत इकट्ठी करेगा 50 साल में, और 50 साल में उसका सेक्रीफाइस भी ये होगा कि ना उसने फैमिली रखी ना उसने प्रॉपर्टी रखी, जो उसके बाद इंसान बनेगा उसका सोल मोटिव क्या होगा, उसका सोल मोटिव होगा स्टेट का वेलफेयर, जस्टिस देना, ठीक है, फेयरनेस इन हिज एवरी एक्ट, इक्वालिटी, ये सारा इसका वो सोल पर्पस बन जाएगा, जो इंसान इस 50 साल के एजुकेशन के बाद एक रूलर बनेगा। ठीक है, तो हम एंड करते हैं आज की वीडियो इसके साथ। तो होपफुली आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कंसिडर करें इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम प्लेटो का पूरा थॉट का ख़त्म करेंगे और फिर हम अगले स्कॉलर की तरफ जाएंगे जो होंगे एरिस्टोटल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।